वैसे राजस्थान की पॉलिटिक्स में टीआरपी और लाइमलाइट में कई चेहरे और कई एंगल, कई ध्रुव रहते हैं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान की पॉलिटिक्स पर मेरी विशेष नजर है। और आज इस इंटरव्यू को दर्शकों को विशेष तौर से जिन लोगों को ये लगता हो कि ये जो भील प्रदेश का आइडिया क्या है, भील प्रदेश का स्वरूप कैसा होगा, भील प्रदेश बनाने का रास्ता क्या होगा, भील प्रदेश जब बन जाएगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा और इस इलाके का वेलफेयर क्या होगा आम आदमी के तौर पर। तो मैं आज आपके सामने बैठा हूं एक आम मतदाता के रूप में। आप ये समझिए कि आपके उस भील प्रदेश का कोई एक आम वोटर है जो आपसे ये समझना चाहता है कि आखिर ये भील प्रदेश की पहले नंबर पर तो मेरा सवाल ये कि जरूरत ही क्यों। पहले आपके जो सवाल हैं, आपने जो बात रखी एज ए उस क्षेत्र का आम व्यक्ति, आम नागरिक होने के नाते इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान को लोग अब जानना लगे हैं। पहले दक्षिणी राजस्थान मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहीं चर्चा में नहीं आता था, ना मीडिया की लाइमलाइट में आता था, ना सरकार उन पे फोकस करती थी, ना ब्यूरोक्रेसी इस पे फोकस करती थी। मतलब राजस्थान के अंदर जब भी ब्यूरोक्रेसी का बंटवारा या फिर ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदारी दी जाती थी तो दक्षिणी राजस्थान को काला पानी की सजा के रूप में मानते थे। जब डिपार्टमेंट कलेक्टर एसपी या अधिकारी किसी भी लेवल का आरएस लेवल के अधिकारी को डेपुट करते थे दक्षिणी राजस्थान, मतलब ऐसा लगता खोपचे में कहीं भेज दिया गया, मतलब उनको लगता था काला पानी टाइप की सजा लगती थी। आपने जो सवाल किया कि ये भारत आदिवासी पार्टी बिल प्रदेश की मुहिम को लेकर कैसे चल रही है, क्यों चल रही है और उसका अंजाम क्या रहेगा, ये आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। कई दर्शकों ने रिक्वेस्ट भी किया होगा और आप भी इस विषय को लेके आपका चैनल आज हमारे तक पहुंचा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बिल प्रदेश की जो मुहिम है उसको समझना है तो सबसे पहले उसके आज की जरूरत है, उस जरूरत से ज्यादा इतिहास को समझना पड़ेगा। मतलब वर्तमान से ज्यादा हमें इतिहास को समझना पड़ेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात करें कि जब ये देश आजाद नहीं हुआ, इससे पहले अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज से पहले यार अंग्रेजी शासन काल में भी कई रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान का जब निर्माण हुआ तो अलग अलग रियासतें धीरे 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 1956 तक ये रियासतें और पूर्ण राजस्थान का जो स्वरूप आया 1956 के आसपास आया। तो बिल प्रदेश की जो डिमांड है, अगर तात्कालीन जो राज्य निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा, इन लोगों की आइडियोलॉजी या इन लोगों की सोच ट्राइबल के डेवलप है, ट्राइबल के अस्तित्व है, ट्राइबल के संघर्ष पे गई होती तो शायद उस समय ही बिल प्रदेश बनता और बनना चाहिए था। मैं कह रहा था कि इस वर्तमान या भविष्य को समझने से पहले इतिहास, तो मैं चाहूंगा कि जो आम व्यक्ति चाह रहा है कि बिल प्रदेश कैसे बने, जैसे आपने कहा कि मैं आम व्यक्ति के नाते, आम वोटर के नाते मैं जानना चाहता हूं, तो मैं इस आपकी जानकारी या जिज्ञासु प्रवृत्ति में मैं पहला टॉपिक डालना चाहूंगा इतिहास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब ये जो इलाका ट्राइबल इलाका था, इस इलाके में मुगलों ने भी पूर्ण रूप से कभी कब्जा नहीं किया और कहे कि महाराणा प्रताप की मौजूदगी में, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की धरती से मुगलों को भी रोका, कहे कि पिंडारियों को भी रोका, कहे कि उधर मराठा को भी रोका। ये जो टेरिटरी इलाका था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कहेंगे कि पिंडारियों को रोका, मराठों को रोका और मुगलों को भी रोका। और आज देश के अंदर महाराणा प्रताप, आज कहा जाता है कि एक महाराणा प्रताप मतलब एक हमारा ऐसी ऐतिहासिक गौरवशाली व्यक्ति है, वो घटनाक्रम है वो मेवाड़ कि जहां पर उन्होंने मुगलों को हराया। मतलब कहा जाता है कि सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप स्वाधीनता का प्रतीक हाँ तो माना जाता है। तो वो ताकत क्या थी? भील थी, ट्राइबल। ट्राइबल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत, महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत थी ट्राइबल। और ट्राइबल इसलिए थी वो हमेशा स्वायत्ता, स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था, अपने कल्चर को बचाने के लिए। तो उस समय बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि ये ट्राइबल किसी के कब्जे में नहीं आ रहे, तो उस समय उन्होंने शेड्यूल एरिया घोषित किया। होता क्या, तत्कालीन जो रियासत काल थी उन्होंने अंग्रेजों से कुछ अलग बात की, वहां के ट्राइबल लोगों से अलग कुछ बात की, उन्होंने टैक्स अलग अलग तरीके से लेने का, तानाशाही करने का। तो 1913 के अंदर, इससे पहले भी 40-50 साल तक लंबा संघर्ष हुआ भील टेरिटरी घोषित करने को लेकर। लेकिन 1913 की एक बड़ी घटना जो मानगढ़ हत्याकांड,
उस मानगढ़ हत्याकांड को आज तक सारे इतिहासकारों ने कहे कि उसको अपमानित करने का काम किया। कैसे? मानगढ़ हत्याकांड को इतिहास में कैसे जाना जाता है कि दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, क्या कहा जाता है? दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। अब किस हिसाब से दूसरा वाला जलियांवाला हत्याकांड के नाम से मानगढ़ को जाना जा रहा है? मानगढ़ हत्याकांड पहले हुआ 1913 में, जलियांवाला बाग कांड बाद में हुआ। 1919 मानगढ़ में 1500 आदिवासी मरे, जलियांवाला बाग कांड में 250 के आसपास लोग मरे। तो किस हिसाब से इतिहासकारों ने मानगढ़ को अपमानित करने का काम किया? और कहा गया, मानगढ़ का परिचय क्या जाना गया कि दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, सुप्रीमेसी जलियांवाला बाग की रखी। ये जलियांवाला बाग में भी गलत हुआ, वहां पर भी इस देश की मतलब भूमि के पुरुष मतलब कहे कि पुत्र शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए, लेकिन उसको तुलना किससे की गई कि दूसरा भाई, अगर सन की बात करें तो पहले मानगढ़ हुआ, फिर जलियांवाला बाग हुआ। शहादत की बात करें तो वहां 1500 आदिवासी मरे, यहाँ 250-300 व्यक्ति शहीद हुए। तो किस हिसाब से? तो एक ये कि मानगढ़ को और आदिवासी शहादत को हमेशा इतिहासकारों ने अपमानित करने का काम किया। उस मानगढ़ का जो कांड हुआ, उस कांड में अंग्रेजी और तत्कालीन जो राजा रजवाड़ों की सेना थी, उन्होंने भीलों से वार्ता नहीं की। वार्ता की तो ट्रांसलेटर का कोई बीच में जो मीडिएटर था उसने दोनों तरफ मिसगाइड किया और गोलीबारी हुआ। 1500 आदिवासी एक ही दिन में, मतलब कहा जाता है कि 3-4 घंटों के अंदर 1500 आदिवासी एक ही पहाड़ी पे 1500 लोगों का खून बहा। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। कितने घायल हुए होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा थे, कई लोग घायल थे जो बाद में मरे। तो वहां से ये भील प्रदेश की क्रांति उठती है। तो जब अंग्रेजों ने गोविंद गुरु महाराज को गिरफ्तार करके, जब बड़ौदा उस समय कोर्ट हुआ करता था, तो वहां लेके गए, तो उस कोर्ट में पेश किया, तो जज ने पूछा किस व्यक्ति ने जुल्म क्या किया है? तो जो सिपाही पकड़ के ले गए थे, उन्होंने कहा कि ये अलग बिलराज की मांग कर रहे हैं। मतलब अलग बिल राज्य, अलग बिल प्रदेश की मांग। आजादी से पहले गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में उस इलाके में संत सुमाल महाराज रहे, ऐसे कई महापुरुष रहे जिन्होंने इस मांग को उठाया। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस समय से है। अगर इस बात को तत्कालीन जो आजादी के बाद जो पॉलिटिकल लीडर रहे थे, अगर मानगढ़ को सम्मान देना चाहते थे, आदिवासी की स्वायत्तता, आदिवासी की कल्चर, आदिवासी का स्वाभिमान की अगर उनकी थोड़ी अंदर भी भावना होती, तो उस समय ही बिल प्रदेश बनना चाहिए था। यह रहा ऐतिहासिक। इसके बाद भी कई आंदोलन हुए, गुजरात में हुए, ईडर में हुए, सभी इलाकों में उस जो भील प्रदेश टेरिटरी है उस जगह काफी आंदोलन हुए, लेकिन इतिहास में उनको जगह नहीं मिली। एकमात्र मिली, मानगढ़ को जगह मिली, लेकिन वो भी अपमानित करने का काम सेकंड लाइन किया। ठीक है। अब मैं अगर आपके इतिहास को समझते हुए ये मानता हूं कि ठीक है, भील प्रदेश की मांग बहुत पुरानी है, भील प्रदेश बनना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि अगर भील प्रदेश बनता है तो मुझे क्या फायदा होगा एक भील प्रदेश के निवासी के रूप में? देखो, हम एक आधुनिक सुख सुविधा की बात करें, क्या फायदा होगा? इससे पहली लाइन हम समझना चाहिए कि हमें हमारी अस्तित्व कैसे बचेगा। भील प्रदेश बनता है तो ट्राइबलों का अस्तित्व बचेगा। कैसे? व्यक्ति का अस्तित्व, उसका इतिहास, उसकी पहचान, उसका कल्चर, उसकी बोली भाषा, उसके राइट्स। अब भील प्रदेश नहीं बनने की वजह से आज राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली, आज जो भीली बोली थी, भीली भाषा, जो एक अंग्रेजी लेखक था, उसने लिखा था 1900 के आसपास, कोई एक किताब लिखी, मैं नाम भूल रहा हूं, उसमें नहीं, उसमें दूसरा था। उसने उस किताब में लिखा है कि 1900 के आसपास, 1902 या 1903 के आसपास उसने लिखा है कि इस टेरिटरी में 1.5 करोड़ भील कम्युनिटी भीली भाषा बोलने वाली लैंग्वेज, उस समय 1.5 करोड़ भीली लैंग्वेज बोलते थे। आज वो 4 राज्य में बढ़ गया। गुजरात के अंदर भीली बोली दब गई, धीरे धीरे गुजराती शुरू हो गई, हिंदी शुरू हो गई, दूसरी शुरू की। महाराष्ट्र के अंदर भीली लैंग्वेज दब गई। आज भी महाराष्ट्र के ट्राइबल इलाका, जो भील टेरिटरी की बात कर रहे हैं, वहां उस इलाके में आज भी बुजुर्ग लोग भीली लैंग्वेज बोलते हैं, न कि मराठी। गुजरात का ट्राइबल टेरिटरी इलाका है, वहां आज भी भीली लोग बोलते हैं, बुजुर्ग लोग, ना कि गुजराती। राजस्थान के अंदर भी जो है, ना वागड़ी बोलते हैं, ना राजस्थानी बोलते हैं, ना हिंदी, भीली बोली। लेकिन माहौल क्या बना आधुनिकता के हिसाब से? यार, लोकल लैंग्वेज बोलने वाला पिछड़ा आदमी,
मानसिकता ये सेट हुई कि लोकल लैंग्वेज बोलने वाला पिछड़ा आदमी, तो लोग थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, उसने अपनी मातृभाषा को भूल के आधुनिक भाषा या हिंदी या इंग्लिश या बाकी भाषाओं को एडॉप्ट करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, हमें फायदे से ज्यादा हमें नुकसान पे। और अभी कैसे वो संरक्षण हो पाए, तो लैंग्वेज खत्म हुई, कल्चर जो है, कल्चर सेम था, संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सेम थी, वो संस्कृत कल्चर धीरे धीरे खत्म हुआ। रही बात पूजा पद्धति या धर्म की बात आती है, आज 4 राज्यों के अंदर जो ट्राइबल भील कम्युनिटी, आज हमारी गोत्र का है, हमारे कटारा गोत्र है, गमेती गोत्र है, राजस्थान का ट्राइबल धर्म की बात आती है, आधा हिंदू बना हुआ है, आधा ईसाई बना हुआ है। हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात के हम ये गुजरात के अंदर ये हमारा दाहोद से इधर वाला इलाका है, वहां पर जैन धर्म अपना रखा है। 10 से 15 लाख के आसपास ट्राइबल महाराष्ट्र के अंदर जो तड़वी आते हैं, वो पड़वी ये मुस्लिम बने हुए। मतलब धर्म की बात करें तो इस बिल टेरिटरी समुदाय जो समुदाय था वो 4 से 5 धर्मों में बढ़ गया, मुस्लिम भी बना, ईसाई भी बना, हिंदू भी बना, बौद्ध भी बना, जैन भी बना, डिवाइड हो गया। तो धार्मिक जो उनकी एक आइडेंटिटी थी पूजा पद्धति की, वो खत्म हुई, कल्चर खत्म हुआ, बोली भाषा खत्म हुई। आज भी गुजरात के अंदर, आज राजस्थान मेरा पार्लियामेंट से जो सीट है उसका एरिया गुजरात में पड़ता है, हमारे यहाँ से शादी यहाँ करते हैं, विवाह पद्धति हो रही, लेकिन गुजरात में जो है वो एसटी में नहीं है। वहां की लड़की यहाँ आ रही है तो उसको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यहां से हमारा आदमी बाइक लेके गुजरात में जा रहा है तो पाकिस्तान क्रॉस कर रहे हो ऐसा लगता है, पुलिस तुरंत रोकती है, बॉर्डर राजस्थान, ले इतना पैसा है। मतलब ऐसे टैक्स, अनलीगल टैक्स, मतलब उनका जो पारिवारिक रिश्ता, क्योंकि प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से धीरे 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 उनका कल्चर और पारिवारिक रिश्ता खत्म हुआ। तो ये आपने कहा फायदा, तो मैंने इससे पहले ये बताया, इस लाइन पे उस फायदे पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले ये कि ये समझना जरूरी है कि नुकसान कितना हुआ। अगर आज बनता है तो ट्राइबलों की स्वायत्ता, उनका कल्चर जो धीरे धीरे खत्म हो जाए, उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भील प्रदेश बनेगा, लेकिन भील प्रदेश हाल फिलहाल में आपने नक्शा जारी तो किया है, लेकिन अब जब तक नक्शा जारी आपने नहीं किया तब तक हमको लगता था कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उससे नीचे के इलाके और कुछ मध्य प्रदेश का उतना ही इलाका होगा, गुजरात का इतना इलाका होगा। तो फिर मैं ये समझना चाहता हूं कि असल में भील प्रदेश का स्वरूप क्या है, मतलब राजस्थान के कौन कौन से इलाके भील प्रदेश में शामिल होंगे या संभावित है, प्रस्तावित है? आप गुजरात का कितना हिस्सा लेने का सोच रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र का कितना हिस्सा शामिल करने की सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा शामिल करने की सोच रहे हैं? जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? देखो, भील प्रदेश का जो स्वरूप की बात आती है, नक्शे की बात आती है, तो मैं कई बार कहा है कि नक्शा मैंने नहीं बनाया है। ये नक्शा 1996 के अंदर, 1996 के अंदर ये नक्शा अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये भील टेरिटरी इलाका है। सर 1896 में, 1896 में आइडेंटिफाई हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने इसको एज ए रिजर्व कहा था कि ये भील टेरिटरी इलाका है, भील कंट्री के नाम से उस समय नक्शा जारी किया था। अब वही स्वरूप, वही जो उस समय से लगा के आज तक चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग होता है। आज जैसे कि आपका कहना हो, मैं समझ रहा हूं, आप ही नहीं पूरा राजस्थान या अन्य लोगों के, यार ये लोग तो कह रहे हैं भीलवाड़ा को जोड़ेंगे, ये लोग तो कह रहे हैं चित्तौड़ को जोड़ेंगे, ये लोग तो कह रहे हैं झालावाड़ जोड़ेंगे, अब तो हमारे बाड़मेर तक आ रहे हैं, बाड़मेर की जोड़ेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा, हम बाड़मेर को ले लेते हैं, मालोत्रा है, हाँ, बाड़मेर में भी वैसे भील अच्छी खासी तादाद में, मालोत्रा गुजरात बॉर्डर टच होता है, जालोर गुजरात बॉर्डर टच होता है, तो जालोर बॉर्डर, जालोर है, जालोर में ट्राइबल मान लो 30% या 20% है, लेकिन जालोर से जस्ट हम गुजरात बॉर्डर से उधर का लेते हैं तो दोनों ज्वाइंट होते हैं, तो वहां 70% ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वो राज्य में बढ़ गया। जालोर को, हमें जालोर लेने पे नहीं सोचना है, जालोर से टच किसके हो रहा है, गुजरात को टच हो रहा है, गुजरात का एरिया आ रहा है और वहां पूरा भील बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये, और हाँ, इस बात को भी समझना है हमें कि भले ट्राइबल कम है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सुविधाजनक रहता है, नॉन ट्राइबल भी है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति है तो उनके लिए भी सहूलियत है। ऐसा नहीं है कि वो भील कम है इसलिए नहीं हो। मैं इस सवाल पे आऊंगा आगे। इसका नाम भील प्रदेश है। अब जिस इलाके की बात कर रहे हैं उसमें आदिवासी समुदाय में भीलों के अलावा दूसरे भी है, तो ये असल में जो प्रदेश होगा वो भीलों का प्रदेश होगा या आदिवासियों का प्रदेश होगा? देखो, इस पे जब सरकार सोचेगी हमें क्या करना है, और सरकार इतनी आसानी से नहीं सोचने वाली है,
और अवश्य है कि सरकार प्रस्ताव मजबूर आपका, आप कह रहे हैं सरकार मजबूर सोचेगी मजबूर आगे होके बढ़। सोचेगी। प्रस्ताव मेरा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आसानी से नहीं सोचेगी। हाँ, मैंने कहा कि आसानी से नहीं नहीं सोचेगी। सोचेगी, स्वेच्छा से नहीं सोचेगी। हम्म, उनकी मंशा या उनकी स्वेच्छा से नहीं सोचेगी, वो मजबूरी में एक दिन सोचना है। और रही बात, आपने कहा कि ये भील प्रदेश होगा या आदिवासियों का आदिवासी प्रदेश प्रदेश होगा, होगा? ये शब्द जो प्रचलन में आया वो पहले से था। बिलखंड, बिलखंड, बिल प्रदेश, उसमें कई लोग उसको जाबू खंड के नाम से भी जानते थे। तो सबका सवाल आता है कि जाति के आधार पे कैसे राज्य बनेगा, धर्म के आधार पे कैसे राज्य बनेगा, ये कई लोग कहते हैं। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं कि जाति के आधार पे राज्य नहीं बन सकता, चलो मान गए। तो फिर आज वर्तमान जो सत्ताधारी, जो डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कहती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो धर्म के आधार पे देश कैसे बन सकता है? आप ही कह रहे हो जाति के आधार पे राज्य नहीं बन सकता है, तो फिर आप ये बताओ कि धर्म के आधार पे देश कैसे बन सकता है? हम्म, ये मेरा सवाल है इन सत्ताधारी जो बिल प्रदेश का विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस भारत देश के अंदर मुस्लिम भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, बौद्ध भी रह रहा है, जैन भी रह रहा है, पारसी भी रह रहा है। तो यही सवाल मेरा उनसे है जो विरोध करते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो क्या ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे? तो ऐसा वो जाति के आधार पे नहीं है, वो बोली भाषा के, पीली भाषा, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, राज्य के निर्माण का संविधान के अंदर जो प्रावधान है कि किसी भी राज्य को हम भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, बोली भाषा के आधार पे नए हम राज्य का गठन कर सकते हैं। तो तीनों चीजें फिलफुल हो रही है। नाम का कुछ होगा, उसमें विचार किया जाएगा, लेकिन ये बिल प्रदेश शब्द मेरे दिए हुआ नहीं है। ये कहे कि हम 1913 और 1896 से लगा के ये चीजें चली आ रही है। ठीक है। अब मैं मध्य प्रदेश या गुजरात की ज्यादा चर्चा ना करके अगर राजस्थान की करूं, जाहिर सी बात है जो कॉन्फ्लिक्ट राजस्थान में फेस होंगे वो बाकी राज्यों में भी होने ही होने हैं। जैसे दक्षिणी राजस्थान में जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उन इलाकों में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में, नॉन आदिवासी की कम। लेकिन ऊपर जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे आदिवासियों की संख्या घटती है और नॉन आदिवासियों की संख्या ज्यादा होती है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जो जिले आज आदिवासी प्रदेश के तौर पर, मैं इसे आदिवासी प्रदेश कह देता हूं, भील प्रदेश कह देता हूं, भाषा संस्कृति के आधार पर यह मांग की जाती है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। तो जो भील प्रदेश बनेगा उसमें जो नॉन आदिवासी होंगे, गैर आदिवासी होंगे, उनका भविष्य क्या होगा? एक चीज, इसी बात को समझने के लिए फिर हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। हम लोग ये देश इतिहास में बहुत उलझा हुआ हाँ, है। इसी बात को समझने के लिए फिर इतिहास में जाना पड़ेगा। देश के इतिहास के किसी भी पन्ने पे हमें ये नहीं मिलेगा कि आदिवासी समुदाय ने किसी अन्य समुदाय पे आक्रमण किया, किसी अन्य समुदाय का शोषण किया, किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति के साथ अत्याचार किया, ठीक है, किसी अन्य समुदाय के साथ भेदभाव किया। ट्राइबलों की आइडेंटिटी या ट्राइबलों की जो कहे कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को समझना पड़ेगा। 100 घर हैं एक गांव में और एक जैन समाज का घर है, तो 100 घर वाले मिलके उस एक जैन समाज के घर की बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। ट्राइबल हमारा इलाका पहले एक घर किसी ओबीसी का हुआ करता था, एक घर किसी जैन का हुआ करता था, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि ट्राइबलों ने इस गैर आदिवासी या किसी अन्य समाज की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ की। ट्राइबलों का बिहेवियर यह है कि जो कम संख्या में उसका हमेशा इज्जत देना, संरक्षण देना। इतिहास के किसी पन्नों पे नहीं मिलेगा आदिवासी ने किसी के साथ अत्याचार किया या किसी का शोषण किया या किसी पे आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन जब देश बना, संविधान बना, तो ये मानकर के नहीं चला गया ना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हर चीज के, हर व्यक्ति के अधिकारों का स्पष्टता हुई। मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस आंदोलन के संवाहक नहीं, हैं। मैं उसी आपकी और बात संवाहक के नाते आपको समाज के सामने एक विजन नहीं रखना रखना होगा कि पड़ेगा। जब हम भील प्रदेश का निर्माण करेंगे तो हमारे इस भील प्रदेश के भीतर जो नॉन आदिवासी संख्या में, चाहे वो 5% हो या 25% होंगे, तो उनका भविष्य कैसा होगा? वही चीज कि जैसे कि ट्राइबलों ने कभी भी किसी की बोली को खत्म नहीं किया और किसी की बोली का अपमान नहीं किया। ट्राइबलों ने किसी के कल्चर का अपमान नहीं किया, किसी की बोली भाषा का अपमान नहीं किया, उसका सम्मान किया। लेकिन ट्राइबलों की बोली का हर वक्त कहीं पर भी देखा जाए तो उसकी उपेक्षा की गई, उसकी बेइज्जती की गई, उसके कल्चर के साथ कहा गया कि ऐसा है। मतलब हीन भावना से देखने का काम ट्राइबलों के कल्चर के साथ हुआ, न कि ट्राइबल ने किसी अन्य के कल्चर या किसी अन्य की भाषा या किसी अन्य समुदाय के साथ किया। तो मेरा जहां तक मानना है
कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का ट्राइबल इलाके के अंदर जितना सेफ है, कुछ लोग माहौल बनाए अलग बात है, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन कम्युनिटी या रेस के या नस्ल के हिसाब से कभी भी ट्राइबल ने किसी के साथ अत्याचार शोषण नहीं किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल टेरिटरी इलाके के अंदर रहने वाले जितने हमारे अन्य समुदाय के साथी है, जो पुराने लोग हैं, उन पुराने लोगों से उनको पूछना चाहिए। जो आज का जो 25 साल का युवा कह रहा है कि हम नहीं बनने देंगे, इस 25 साल के युवा को उसके घर में जो 80 साल का बुजुर्ग है उससे पूछना चाहिए कि आप जब अकेला घर था तब किस आदिवासी ने आपको परेशान किया। उन्होंने रात को रक्षा करते थे। ऐसे उदाहरण है कि एक जैन समुदाय, एक ब्राह्मण समुदाय का घर था, तो रात को पैरवी करते थे कि नहीं, इस घर के साथ कोई गलत नहीं करे। तो जो आज 25 साल का युवा बिल प्रदेश का विरोध कर रहा है, उनको अपने घर में जो 50-80 साल का बुजुर्ग है उसको पूछना चाहिए कि इन लोगों के साथ रहने से कितना सेफ है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन एक आपके बीच में बयान से और करंट इश्यू है। आपने कहा कि इस इलाके में आदिवासियों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा की, जो देश के लिए प्रतीक बना। लेकिन हाल फिलहाल में एनसीईआरटी में कुछ बदलाव हुए जो राजस्थान में काफी चर्चा में बने हुए, जिसमें ये पूरा इलाका किसी दौर में मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया हुआ है। आपका क्या टेक रहेगा इस पर, फिर अपन अपने मुद्दे पर आगे देखो, मैं किस किस लेखक ने लिखा मैं कल परसों से थोड़ा देख रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल देखे, मराठों ने कभी भी मतलब इस इलाके को अपने कब्जे में नहीं किया। हम पृथ्वीराज चौहान मतलब मौर्य वंश से इस इलाके का इतिहास उठाए। इससे पहले ट्राइबल राजा रहे, जैसे कि बांसवाड़ा में बासिया भील, डोंगरिया भील, कोटिया भील। तो उससे पहले का हम अगर कहे कि 500 ईस्वी से इतिहास उठाएं और 500 ईस्वी से लगा के 1576 तक हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उस समय तक देखा जाए तो उस समय तक कभी भी किसी मराठा का यहाँ पर शासन नहीं रहा है। तो किस हिसाब से कह रहे हैं वो, कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं रहा कि मराठा शासक ने बप्पा रावल को हराया, या महाराणा प्रताप के समय आए, या पृथ्वीराज चौहान के समय आए, कि राणा सांगा के समय कब आए। तो ये जो है उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, अब आगे अपने मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भौगोलिक तौर पर अगर मैं देखूं तो जो नए राज्यों की मांग है वो दो प्रमुख राज्यों की मांग उठ रही है। एक भील प्रदेश की आपने बात की, एक मरु प्रदेश की बात होती है। कुछ हिस्सा जो भील प्रदेश का संभावित हिस्सा है उसमें और मरु प्रदेश के संभावित हिस्से में, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अगर भील प्रदेश बनता है तो मरु प्रदेश नहीं बनेगा, मरु प्रदेश बनता है तो फिर भील प्रदेश बनने निर्माण पर क्वेश्चनिंग होगी। तो किसे आप ज्यादा जरूरी मानते हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं कि कोई डेजर्ट इलाका होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, एक पिछड़ा इलाका होने की वजह से अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। आपका क्या टेक देखो, है? मेरा ये है कि इन दोनों से कंपेयर करना ही गलत है। भील प्रदेश और मरु प्रदेश बनने की कंपेयर करना ही गलत है। वो दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाते। ये बात जरूरी है कि मरु प्रदेश के अंदर जो डेजर्ट इलाका, रेगिस्तान इलाका होने की वजह से डेवलप नहीं हो पाया, ये सच्चाई है। वहां पर आज भी जरूरत है, आज भी हालत खराब है। लेकिन बिल प्रदेश और उन दोनों का कंपेयर करना मेरे हिसाब से कहीं उचित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बीटीपी से जब अलग हुए, भारत आदिवासी पार्टी बनाई, तो कई चर्चाएं, और आपने पॉलिटिकल पंचायत के साथ भी अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था, और कई उस समय जब आपने नई पार्टी बनाई तब आपके बयान सामने आए थे कि गुजरात से हमें राजस्थान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि आप ये करो ये करो ये करो। जिस भील प्रदेश के आइडिया की बात करते हुए आप अपनी पार्टी, मौजूदा पार्टी भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, आप गुजरात जा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र भी जो हिस्से हैं वहां जाएंगे। आने वाले समय में जब राजनीतिक ताकत के तौर पर आप उभरेंगे या वहां पर भी पार्टी जब शक्तिशाली होगी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिर दूसरे स्टेट के लीडर्स भी हमारे उसी थॉट को कैरी ऑन कर सकते हैं कि हमें राजस्थान से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता? देखो, हमारी तरफ से कहीं कोई पार्टी पे कंट्रोल नहीं। मैं इस बात को थोड़ा और डीपली जाना चाहूंगा कि कोई भी संगठन होता है या पार्टी है, वो संगठन का स्ट्रक्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आत्मा, मतलब विचारधारा। आज ये शरीर है, मेरे शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी आत्मा। अगर मेरी आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। आपकी आत्मा नहीं है, शरीर किसी काम का नहीं है। तो वही चीज, संगठन के अंदर आत्मा मतलब अपनी विचारधारा नहीं है पार्टी की, तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। तो बीटीपी एक शरीर था और आत्मा यहाँ राजस्थान की थी, यहाँ बिल प्रदेश पूरे टेरिटरी की थी।
वो विचारधारा के आधार पे हम लोग गए थे, उस विचारधारा के अगेंस्ट हल्का फुल्का कुछ काम हुआ। आज वो भी हमारे साथी हैं, बीटीपी के साथी हैं छोटू दादा, उनका संघर्ष रहा है, उनको हम मानते हैं, आज भी मानते हैं, उनको आज भी सम्मान करते हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। लेकिन तात्कालीन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जो पॉलिटिकली परिस्थितियां थी, ना कि सामाजिक, और हम चाहते हैं कि सामाजिक स्थितियां बनी रहे, सामाजिक मूवमेंट पे काम हो, लेकिन पॉलिटिकली उनका कुछ डिसीजन गलत था, इसलिए हमने ये, तो मैं वही कि ये विचारधारा जो थी वो हमारे साथ थी, ठीक है। संगठन शरीर हमारे साथ नहीं था, विचारधारा हमारे साथ थी, और वही विचारधारा मतलब वही आत्मा भारत आदिवासी पार्टी आप ने। विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप आत्मा की बात कर रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी परंपराएं, उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी एक तरह से जीवन की आत्मा होती है। लेकिन भील प्रदेश की मांग करते हुए आप ये ऐलान करते हैं कि आप लोग उपवास रखना बंद कर लीजिए, ये जो मंगलसूत्र पहन रहे हैं ये बंद कर लीजिए। तो लोगों के सवाल ये उठते हैं कि भाई जिसको ऐतराज है वो ऐतराज रखे, लेकिन जो पहन रहा है, जो इस मान्यताओं को मान रहा है, उससे प्रेशराइज करना कि आप ऐसा मत कीजिए, उसको इसके लिए प्रोत्साहित करना, ये कहां तक ठीक है? किसी दूसरे की आइडेंटिटी को कहना कि आप ये आइडेंटिटी छोड़ दो और इस आइडेंटिटी को अपना लो, देखो कुछ ये एक तरह से किसी आइडेंटिटी पर अतिक्रमण ही हुआ ना। ठीक है, आपका सोचना, आपके पास जो बात आई है, आप जो मार्केट में मीडिया में फैली है, उस चीज को आपने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ना कि इस टाइप जो सोच रहा है, करना तो गलती नहीं, हो ही नहीं सकती। इस टाइप से जो भी व्यक्ति सवाल कर रहा है वो कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको समझना है, और मैं समझाना चाहूंगा। दो चीजें कही आपने कि एक एक मंगलसूत्र वाली चीज, किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि आप ये मत करो। हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने किसी को भी ये प्रेशर में बुला के ये नहीं कहा है कि ये मत करो। व्रत वाली जो चीज है वो बोली है, मैंने भी बोला है कि उपवास की चीजों में नहीं जाना है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि आज भील प्रदेश टेरिटरी क्षेत्र के अंदर देखा जाए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर, झाबुआ के अंदर, अगर एक महीने के अंदर 100 डिलीवरी हो रही है उदाहरण के लिए, तो 100 में से 90 डिलीवरियां हीमोग्लोबिन की कमियां हैं। सिजेरियन होता है 50 डिलीवरी 60 डिलीवरियों पे। वहां पर इतना एक आस्था रखना, पहले ट्राइबलों में हमारे कहा जाता, भक्ति में क्या कहा जाता, भूखा वगर भजन, मतलब भूखे पेट भजन नहीं, है, बिना खाए आपको भजन भी नहीं करना है। ट्राइबलों की पूजा पद्धति धर्म क्या कहता है, आपको बिना खाए भजन भी नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे पाखंड चीजें फैली, जो 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची मनसा व्रत कर रही है, 8 साल की बच्ची, भजन सनातन का पाठ नहीं, वो उस पार्ट पे आएंगे अपन इसको एक बार क्लियर कर लें कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व्रत करना शुरू हो गए। भगवान ये नहीं कह रहा है, मनसा व्रत में जो भी पाठ पढ़ा रहा है, मनसा व्रत की जो कथा सुना रहा है, उस कथावाचक को समझना चाहिए। उस कथा में ये है, मैंने कथा पढ़ी है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको स्वयं वर मिलेगा। मतलब हम 7 साल की बच्ची बेटी, उसको व्रत करवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आपको अच्छा वर मिलेगा, किस दिशा में ले जा रहे हैं। और इसी का दुष्परिणाम ये है कि वहां पर कुपोषित, अति कुपोषित, राजस्थान का सबसे अति कुपोषित इलाका हमारा ट्राइबल इलाका है। और इसका यही रीजन है, जब खाने का उम्र होती है, एक पौधा है, जब लगाने से 5 साल तक वो पानी और उसको खाद की जरूरत है, बड़ा हो जाएगा, इसके बाद पानी डालने से उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं आएगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। तो जो बच्चा, छोटे बच्चों के अंदर ये चीजें इतनी तेजी से फैली, उसको रोकने के लिए हमने ये चीजें बोली है, ये चीजें और रोकना जरूरी है। और ये हम चीज बोलेंगे, रखना है व्रत, हम कहते हैं आप 20 साल के हो जाओ, इसके बाद रोज रखो व्रत, क्योंकि तब तक आपका शरीर का डेवलप हो जाएगा। आपका ये सभ्यता और संस्कृति को लेकर नहीं है, केवल साइंटिफिक लॉजिक है ये। लेकिन इसको क्या लोगों ने धर्म से जोड़ के ये है वो, यार धर्म ये थोड़ी कहता है कि आप भूखे रहो तो ही भगवान मिलेगा, भूखे रहो तो भगवान मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे, हम कहते हैं आप रखो व्रत, लेकिन कब रखना है, 18 से 20 साल बाद, क्योंकि शरीर का जो डेवलप है, पैदा होने से लगा के 16-17 साल तक डेवलप होता है, इसके बाद डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो बनावट का समय है, उसका डेवलप का समय है, उस दौरान आपको भूखे नहीं रहना है, ये चीज हमने कही है। एक काफी सोशल मीडिया पे ये सवाल बहुत ज्यादा चलता है कि राजकुमार रोत भील प्रदेश, भील समाज और इस बोली को लेकर के बात करते हैं, लेकिन वो खुद मीणा जाति से, इस दावे पर आप क्या कहेंगे? इसको भी गहराई में जाना पड़ेगा। मैंने कहा था 1901 के आसपास एक लेखक ने किताब लिखी थी, उस समय कहा था कि 1.5 करोड़ के आसपास भीली भाषा बोलने वाले लोग हैं,
आज आज हम सर्वे कराएंगे तो भीली भाषा बोलने वाली सरकार को सर्वे भी कराएगी तो क्या बोलेगी? 10 लाख। 1.5 करोड़ से कहां आ गए? 10 लाख आ गए। तो मैंने जो कहा था डिवाइडेशन हुआ। आज मेरी गोत्र का व्यक्ति रिकॉर्ड में कुछ मीणा भी है, मेरी जाति भील कम्युनिटी की भील मेरी जाति के अंदर भील दर्ज है, मेरे दादाजी का भील है राजस्व रिकॉर्ड में, मेरे पिताजी का भील था। और कुछ समय पहले कुछ अधिकारियों ने जानबूझ के या किस हिसाब से वो रिकॉर्ड में कर रखा है, मतलब जाति में भील हूं और कागज में इस तरह से कर रखा है। एक गोत्र कटारा गोत्र का व्यक्ति रावत बना हुआ ओबीसी में चला गया। हमारे इलाके में भील है, वही कटारा दरियाबाद और खेरवाड़ा में मीणा है, और वही कटारा गुजरात के अंदर सिसोदिया है। वही कटारा, मतलब एक गोत्र का व्यक्ति, भील समुदाय की एक गोत्र का व्यक्ति 4 जातियों में बढ़ गया। इसके पीछे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये होता क्या है उससे, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक जो ट्राइबलों को डिवाइड एंड रूल्स पे काम करना चाह रहे थे कि ट्राइबल को डिवाइड एंड रूल्स करो ताकि आपस में लड़ाई, आज लड़ रहे हैं आपस में, आज आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा तू मीणा है, तू भील है, तू कोई कह रहा तू रावत है, तू कटारा है, तू सिसोदिया है, आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाने की जो प्लानिंग के हिसाब से हमें जहां तक लगता है कि कागजों के अंदर फेरबदल किया, जिस अधिकारी है उसने मर्जी है वैसे लिख कब दिया। हुआ ये बदलाव? हमने इस पे तह तक गए 1965 से पहले उस इलाके के अंदर 90% 99% सबके रिकॉर्ड में भील था। 1960-65 के बाद आज की तारीख में डिवाइड हमेशा रोज डिवाइड हो रहा है। अभी भीलों के अंदर भी गवर्नमेंट ने 4 डिवाइड कर दिए राजस्थान के अंदर। ये 4 दिन पहले की बात है। पहले ओपन ऑप्शन खोलते थे जनाधार में तो भील एक ही आता था, भील, गरासिया, सहरिया, मीणा ये आता था। लेकिन अब भील के अंदर 4 डिवाइडेशन कर दिए ताकि एक पड़वी भील, रावत भील, रावल भील, दोली भील, डूंगरी भील, तो फिर ये अलग अलग समूह बनेंगे। आज से ये आज जो गवर्नमेंट कर रही है उसका दुष्परिणाम 50 साल बाद फिर आएगा। उस समय रावल भील और रावत भील लड़ाएगा। क्या ये आपको राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए? ये राजनीतिक रूप से कमजोर करना उद्देश्य नहीं है, ये ट्राइबलों की अपनी आइडेंटिटी को खत्म करने का है। ट्राइबल एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़े, इस उद्देश्य से पॉलिसी के तहत आज भी किया जा रहा है। ठीक है। मीणाओं को लेकर के भी सवाल है कि जो टीएसपी के मीणा है और नॉन टीएसपी के मीणा है, क्या आप इसको लेकर क्या ओपिनियन? टीएसपी में कोई मीणा नहीं है, रिकॉर्ड में जरूर है। ओके। रिकॉर्ड में जैसे कि हमारे विधायक है दरियावद वाले, रिकॉर्ड में है थावरचंद जी मीणा, ओरिजिनल डामोर है, मतलब भील है। इनके 1960 से पहले की जमाबंदी निकालेंगे तो भील निकलेगा। मैं इस बात पे ज्यादा बहस कई जगह नहीं करता हूं, मैं 2 ही सवाल छोड़ता हूं सबके सामने कि टीएसपी के अंदर मीणा है, ये है, वो है। मैं देखो मीणा समुदाय भी सम्मानजनक है, वो भी हम मानते हैं इनको, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये बात करते हैं इधर वाले मीणा कहते हैं हमको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप सच्चाई स्वीकार करो। अगर ट्राइबल इलाके के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा में मीणा समुदाय होता उस समय तो 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में इतिहास में क्या पढ़ते हम? महाराणा प्रताप के साथ भीलों ने लड़ाई लड़ी, ये पढ़ते। आज तो ये पढ़ रहे हैं। अगर उस इलाके के अंदर मीणा होते तो क्या पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप के साथ भील मीणा ने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने 1854 में मेवाड़ भीलकोर बटालियन बनाई। अगर 1854 में वहां मीणा होते तो मीणा मेवाड़ भीलकोर या मीणा कोर बटालियन बनाते। इस बात को समझना नहीं है। ये सारा जो अशुद्धिकरण किया है वो आजादी के बाद 1960 के बाद 1965 के आसपास से ये किया है, और उसी वजह से आज लड़ रहे हैं आपस में। उस दौर में तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, तो कोई भी हो, ट्राइबलों के साथ कांग्रेस ने भी गलत किया है, हम खुले कहते हैं। ट्राइबलों के साथ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबने उनको डिवाइड करने का, उनके अधिकारों का, उनका कल्चर का, उनके इतिहास का, उनकी आइडेंटिटी को खत्म करने का काम किया है। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है या नहीं? आज की स्थिति अलग है। उस समय कह रहे हैं, आज खुला बोल रहे हैं गठबंधन, इंडियन गठबंधन में हूं आज में, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन समय के साथ गठबंधन में आज है इंडिया गठबंधन में हम लोग, ठीक है। लेकिन उस समय जो गलत है तो उसको कहना पड़ेगा, गलत किया था। आप ही के इलाके के कांग्रेस के नेता आज भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। वो बोलेंगे, पहले भी उनका आपके बोलेंगे, बयान है। वो बोलेंगे, वो तो कांग्रेस नहीं है, वो तो कमल कांग्रेस है। वहां तो डूंगरपुर के अंदर कांग्रेस ने, जिस आलाकमान के साथ आपका गठबंधन है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही उनको प्रदेश स्तर पर आदिवासियों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आप उनको, गणेश घोगरा की बात कर रहा हूँ। गणेश घोगरा जी की बात कर रहे हो। हाँ। वो हम दोनों साथ साथ में विधायक रहे, वो भी सम्मानीय। मैं मेरे विरोधी को भी मैं कभी अपमानित नहीं करता हूँ,
लेकिन उनसे ये जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस की बात करें, करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पार्टी करना चाहिए, लेकिन 2020 के 21 में पंचायती राज चुनाव हुआ, कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया, कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थन देके जिला प्रमुख बनाया, प्रधान बनाए। तो वहां कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, वहां कमल कांग्रेस है, दोनों ज्वाइंट होके। उनका उद्देश्य ट्राइबल इलाके के अंदर कांग्रेस की ना आइडियोलॉजी है। उस समय राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ थे, तो बिल्कुल। क्या आप उनको भी कमल कांग्रेस का पार्ट मानते हैं? इनकी जानकारी के अंदर हुआ है तो वो भी पार्ट है, अगर उनकी जानकारी आपको तो में पता नहीं हुआ होगा है, ही कि जानकारी में नहीं, हुआ मैं तो है। सवाल कर रहा हूं उनसे, हाँ। मैंने तो यही चीज उनको भी बोला है कि इनकी जानकारी में हुआ है या डायरेक्शन में हुआ है तो फिर वो भी जिम्मेदार है। अगर इनकी जानकारी नहीं में लोकल, क्योंकि ट्राइबल इलाके के अंदर आज भी देखा है, आज भी कांग्रेस बीजेपी, आज महेंद्रजीत मालविया बीजेपी में से सांसद चुनाव लड़े, इनकी पत्नी कांग्रेस से आज जिला प्रमुख बन के बैठी हुई है, 4 प्रधान कांग्रेस के बीजेपी में जाके प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का मंच साझा कर रहे हैं, और प्रधान कांग्रेस के बहुमत से बने हुए, मतलब प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस के बहुमत से बने हुए, कांग्रेस के मैंडेट से। पार्टी ने आज तक उनको निकालने का, उनको निष्कासित करने का, या पार्टी ने जो उनके जो नीचे मेंबर है, जिला परिषद मैं ये सदस्य, सवाल इसीलिए कर रहा हूं कि आप जब दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले जब मीटिंगें करते हैं, तो क्या आप उनसे ये बातें साझा करते हैं? देखो कि आप हमारी जो लोग हमारी हमारे इंडिया इंडिया को कमजोर कर रहे हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग ट्राइबल के इशू को लेके, या ट्राइबल के साथ एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उस इलाके में रहने वाले और देश के युवाओं की वर्तमान आवश्यकताओं को लेके साथ में है, ना कि पॉलिटिकली चर्चा करते हैं। उनके सर, उनकी पार्टी वो जो करे करे, कांग्रेस बीजेपी के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, ट्राइबल इलाके में हमें जो मैसेज पहुंचाना था वो मैसेज पहुंचाए, लेकिन ये फिक्स है कि ये समस्या खत्म नहीं होगी ट्राइबल इलाके के अंदर। जब भी तीसरा फ्रंट आएगा, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक होगी, इंटरनली तो होती ही है लेकिन ओपनली भी होती है। ठीक है, अब एक सवाल आरक्षण को लेकर है। आरक्षण को लेकर जो उपवर्गीकरण है उसका आप विरोध करते हैं, और इसको लेकर सवाल ये है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भाई जो आदिवासियों में भी ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक सरकारी नौकरी है या दूसरी जगह पर, कुछ जातियां ऐसी है जो अभी भी आदिवासियों के भीतर भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, कुछ ग्रो कर गई है, तो फिर आपका इस उपवर्गीकरण का विरोध क्यों? देखो, मैंने विरोध नहीं किया, मेरा तर्क रखा, मेरा सुझाव रखा है, उसको कौन कोई विरोध में ले, बात अलग है। वर्गीकरण सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सरकार को उनके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सरकार अपने स्तर से डिवाइडेशन करे। सरकार ने ये नहीं कहा कि उपजातियों में करे, वर्गीकरण का आधार कुछ भी कर सकती है सरकार है। तो मेरा वही चीज, आज चलो राजस्थान के अंदर ये स्वाभाविक है कि मीणा कम्युनिटी ने अच्छा, मतलब देश की राजधानी और राज्य की राजधानी के नजदीक होने की वजह से उनको अच्छा प्रॉफिट मिला है, रिजर्वेशन का अगर प्रॉफिट मिला है तो सच्चाई है कि मीणा कम्युनिटी को मिला है, लेकिन ये थोड़ी एक आपस में लड़ाओ। हमारा यही था कि आप चलो राजस्थान के अंदर मीणा, भील, गरासिया आपने डिवाइडेशन कर दिया, तो हमारा खेरवाड़ा का अंदर जो भाई भील है लेकिन रिकॉर्ड में मीणा बना है, वो कहां जाएगा? मेरा सवाल वहां था। आज वर्गीकरण आपने कर दिया जातियों के हिसाब से, हमारा यही था कि आप तो वर्गीकरण से पहले शुद्धिकरण करें, और सेकंड चीज वर्गीकरण करना है क्षेत्र के आधार पे करें, ताकि भील मीणा या मीणा गरासिया या भील गरासिया आपस में, शहरी आपस में नहीं लड़े। 12 वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां चलो भील गरासिया के अंदर कुछ होगा, ऊंच नीच नहीं है, लेकिन नौकरियों के लिए क्या होगा क्या, क्योंकि भील मीणा कम्युनिटी अच्छी सर्वाइव किया हुआ है, लेकिन वहां भील भी है, तो गरासिया को भील भी लगता है हाँ ये साले ये भी आगे आ रहे हैं, तो ये एक टकराव है। तो हमने कहा था क्षेत्र के आधार पे वर्गीकरण करना है तो क्षेत्र के आधार पे किया जाए। दक्षिणी राजस्थान का हो गया तो राजस्थान ही बड़े हिस्सों में बट जाएगा, कैसे बटेगा? विभाजन तो वहां भौगोलिक विभाजन बहुत बड़ा, तो राजस्थान बट रहा है तो फिर कम्युनिटी बट रही है, वो कम्युनिटी को बट रही है, वो अलग इशू है। आपस में लड़ा कितने रहे? मेरा यही कि दरियाबत, डूंगरपुर, खेरवाड़ा में जो भील ओरिजिनल भील है लेकिन रिकॉर्ड में मीणा है, उसका क्या होगा? सरकार समाधान चाहती, राजस्थान की सरकार समाधान चाहती, और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर वास्तविक वर्तमान सरकार ट्राइबलों को सबको बराबरी का हक देना या ट्राइबलों को आपस में नहीं लड़ा के उनको समझाइश करके, तो मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाए, सारे ट्राइबल एमपी, सारे ट्राइबल विधायकों को इस बात पे चर्चा कराए कि आप कैसे कैसे चाहते हो। नहीं, वो नहीं करना है। भाजपा वाले रैली निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, डूंगरू बांसवाड़ा में कह रहे हैं मीणा आरक्षण खा गए, मीणा आरक्षण खा गए, और यहाँ मीणा को कह रहे तुम खड़े हो जाओ, भील खड़े हो गए, भील तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मतलब आपस में लड़ाने की पॉलिसी है ये, न कि समाधान की। वर्गीकरण एक बड़ा इशू है, ये सब लोगों की राय लेके
वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि आज भी कई स्थितियां हैं, कई समुदाय हैं। आज राजस्थान के अंदर देखे तो मीणा टॉप पे, मध्य प्रदेश में जाए तो भील टॉप पे, हर इलाके में अलग अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगा, काफी मैंने देखा है ये सवाल मध्य प्रदेश के लोगों में। वो कह रहे हैं कि साहब 2000 में छत्तीसगढ़ बंटा आदिवासियों के नाम पर वो एक अलग स्टेट बना दिया। अब अगर 13 जिले लगभग आते हैं मध्य प्रदेश के इस आदिवासी बहुल जो धार और इस पूरे गढ़वाली और इंदौर उज्जैन से इधर वाला इलाका, पश्चिम वाला इलाका, अगर ये इलाका अलग हो गया तो फिर मध्य प्रदेश के पास बचेगा क्या? बहुत कुछ बचेगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश भी अच्छा बड़ा बड़ा प्रदेश है, बहुत कुछ बचेगा। चलो ठीक है, मैं आज वही कह रहा हूं, सरकारों के पास समय था, भले सरकार कांग्रेस की रही है बीजेपी की रही है, लेकिन इस इलाकों को उन्होंने नजरअंदाज क्यों किया? अगर नजरअंदाज नहीं किया होता तो मैं जहां तक कहता हूं कि अगर राजकुमार राउत भील प्रदेश की बात करता तो मेरे साथ लोग आगे खड़े नहीं रहते। अगर उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सर्विस पे, हर क्षेत्र में अगर ध्यान दिया होता, डेवलप पे, तो आज राजकुमार राउत चिल्ला लेता, हमारी भारत आदिवासी पार्टी चिल्ला लेती। लेकिन हमारे साथ लोग खड़े नहीं रहते। लोगों को पता चल रहा है कि हमारे साथ अन्याय किया है, सरकार ने सोतेला व्यवहार किया है। राजस्थान की मीडिया के आज से 5 साल पहले का हिस्ट्री निकाल के देख लो, 1 साल के हर चैनल का निकाल के देख लो कि कितने घंटे या कितनी प्रिंट मीडिया में कितने पेज पे दक्षिणी राजस्थान की न्यूज छपी। हम राजस्थान के अंदर आज से 5 साल पहले 18 के बाद चर्चा में आया। मैंने शुरुआत में साइलेंट बवंडर इसीलिए कहा कि वहां खामोशी ज्यादा है। तो वही चीज, अन्याय हुआ। अन्याय नहीं हुआ होता है तो शायद आज राजकुमार राउत या भारत आदिवासी पार्टियां हमारे साथ इतने लोग साथ में खड़े नहीं होते। आज एक आवाज पे भील प्रदेश पे, हर घर से भील प्रदेश की, क्योंकि लोगों को पता चला यार अन्याय हुआ हमारे साथ। अन्याय सरकारों ने किया। सरकारों ने कैसे किया? अरब सागर से जो तूफान कहे मानसून उड़ता है या बंगाल की खाड़ी से मानसून उड़ता है तो बारिश कहां करता है? नजदीक नजदीक नजदीक। वही चीज जयपुर से बजट पास हुआ, बारिश उन्होंने आसपास आसपास। टेक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भी दे रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बजट नहीं दिया। ट्राइबलों के बजट पिछली बार बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार की दावा करती है, 1500 करोड़ रुपया राजस्थान में लैप्स हो गया, 1 रुपया खर्च नहीं किया टीडी मिनिस्टर ने। जब ऐसे मामलों में फंसते ही वो कहते हैं धर्म। जब डेवलप की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, कुपोषण की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो भाजपा या कांग्रेस के लीडर किस पे ले आते हैं? धर्म। तो ये धंधा बना दिया है इसको। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा हाड़ौती की तरफ चलेंगे। आजकल आपका इंटरेस्ट वहां बढ़ रहा है। अभी एक वीडियो सामने आया था, 12 में एक एसडीएम आदिवासियों को गाली दे रहा है, और इस पर शायद आपने ट्वीट भी किया था और बाद में वो ट्वीट आपका हट गया। क्या क्या वजह, ट्वीट हटने की वजह क्या? देखो, ट्वीट करने का रीजन यही था कि उन्होंने गलत किया था, जो शब्द यूज किए थे वो गलत किए थे। लेकिन बाद ही, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम स्थानीय क्षेत्र को स्वायत्ता देते हैं, स्थानीय क्षेत्र को स्वायत्ता देते हैं, तो बाद में जो स्थिति बनी कि वहां वाले नेता देखो, हाँ, तो नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो एसडीएम से गलती हुई, उन्होंने मिलके माफीनामा उनका जो भी हुआ वो हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा तो हमने माना। अगर बाड़मेर का आदमी कहेगा राजकुमार जी आओ आप ये बोलो तो हम कहेंगे, सच सही लगेगा। वो कहेगा हमारी ये बात है तो हम करेंगे। हम बखेड़ा नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। वही कहा पर हाड़ौती, जालौर का मामला क्या हुआ, झालावाड़ का वही चीज हुई। वहां के लोगों पर मैं आ रहा था, चलो आपने छेड़ा है तो ये सवाल उठा लिया जाए। कुछ लोगों का ये आरोप है कि आपकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही है और हाड़ौती में सक्रियता भी बढ़ रही है। इन दोनों सवालों की क्या केमिस्ट्री है? आपकी हाड़ौती में पहले इतनी सक्रियता नहीं थी जितनी कल परसों भी शायद आपका वहां कार्यक्रम हुआ है। हाड़ौती के अंदर, आज झालावाड़ की बात करें, झालावाड़ के अंदर मैं आपसे ही पूछूंगा तो झालावाड़ की टोटल पॉपुलेशन में सबसे 1 नंबर पॉपुलेशन किसकी है? राजस्थान। वोटों की गणित लगे नहीं, वोटों की नहीं, जनसंख्या की बात करें किसकी है? भीलों की है। स्थिति क्या है? हालत खराब है, काउंट ही नहीं है वो। मतलब भले जनगणना में होंगे लेकिन पॉलिटिकल लीडरों के, मीडिया के काउंट ही नहीं है। मतलब झालावाड़ में 1 नंबर पे पॉपुलेशन भीलों की है। स्थिति इतनी भयंकर कर रखी है, जहां स्कूल में घटनाक्रम हुआ, जिन बच्चों की डेथ हुई, इन बच्चों में आज विद्युत कनेक्शन नहीं, उनके घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं, आज सड़क नहीं है, समझ में आए। लेकिन आपकी पार्टी वहां बहुत ज्यादा आंदोलन में सक्रिय नहीं थी। सक्रिय इसलिए जरूरत है वहां लोगों की। आज आप मानो सक्रिय नहीं थी आपकी पार्टी, तो जरूरत पड़ी ना तो जाना पड़ेगा ना हमें।
आज बिल प्रदेश की बात करें, झालावाड़ वाला इलाका भी बिल प्रदेश टेरिटरी में आ रहा है। तो ये माँ की सख्त जरूरत है, क्योंकि वहां पर दबाया गया। आज तक इन लोगों के साथ इतना शोषण अत्याचार हुआ है जितना अंग्रेजों से मुगलों के काल में नहीं हुआ, जितना आज हो रहा है। उस समय मैं कई बार कहता हूं कि आदिवासी समुदाय आजादी से पहले अंग्रेज या मुगल उन पे अत्याचार करते थे। किससे करते थे? हथियारों से। तो ट्राइबल हथियारों से लड़ना सीख गया था। आपके झालावाड़ दौरे पर गणेश गोगरा ने कहा कि वो नहीं, बच्चों की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने गए। वो भी गए थे ना भाई, मेरे से पहले वो गए थे। वो क्या किया उन्होंने जाके वहां? वो क्यों गए थे? वो भी राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे। वो डीजे की बात करें, किसी ने डीजे नहीं बजाया। साउंड बोलेंगे, भाषण देंगे तो स्पीच साउंड तो रहेगा ना सही। माला की बात करें, हम निकल रहे थे, रास्ते में एक आदमी ने पहना लिया, तुरंत हमने निकल। आप वही सवाल, कुछ नारेबाजी और वही सवाल मैं वही सवाल उनको कहना, उन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति पे क्यों नहीं किया? घटनाक्रम के तुरंत बाद, मतलब 25 किलो की माला पहन रहे हैं मदन दिलावर जी। यही गणेश गोगरा जी ट्राइबलों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में रह के कांग्रेस के नाम से कांग्रेस के अंदर आदिवासियों का नेता बन रहे हैं, तो उन्होंने मदन दिलावर जी से सवाल क्यों नहीं किया? घटनाक्रम के तुरंत बाद पहन रहे। वो तो जिम्मेदार व्यक्ति थे, शिक्षा मंत्री थे। मैं ना वहां जनप्रतिनिधि था, ना मैं कोई शिक्षा मंत्री था। फिर भी हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हाँ चलो गलती हुई तो मानते हैं चीज को, लेकिन हमने हमारी इच्छा से किसी का स्वागत नहीं किया। और घटनाक्रम के कितने दिन हो गए थे, वो नहीं कर रहे कार्यक्रम। मतलब ये इनकी धरातल खिंच, ये गए थे, लोग मिले ही नहीं वहां। उनको लग रहा है ट्राइबलों का, यार ट्राइबलों के नेता बनने के लिए अंदर आदिवासी होना जरूरी है, उनकी समस्याओं को इनको जानना जरूरी है। वो पॉलिटिकल उद्देश्य से ट्राइबलों के नेता बन के घूमना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनके अंदर आदिवासी लड़ने अंदर होना चाहिए। ये वही चीज कांग्रेस बीजेपी को एक करते हैं, फिर कहते हैं हम कांग्रेस लड़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा। आपके कार्यक्रम के बीच कुछ नारेबाजी और हंगामे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे सामने आई, क्या था वो मामला? कार्यक्रम के बीच वही चीज, फुट डालो राज करो, कुछ लोगों को भेजा वहां। वो लोग, बच्चे मर गए, बच्चों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा। वो मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मिला। घायलों को 1 रुपया किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। उनको जो मर गए उनको टायरों से जला दिया गया। परिवार पे मुकदमे छोड़ के गए, परिवार को पाबंद कर, परिवार के उस घायल बच्चे के पिताजी को अग्नि संस्कार नहीं करने मिला, और सरकार कर रही है। तो वही चीज, तो हम लोग जब गए तो वहां पर एक ग्रुप बनाया भाजपा ने, क्योंकि हम भाजपा ही कहेंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति था अरविंद, वो एबीपी का पदाधिकारी है। उसके सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, जैसे ही घटनाक्रम हुआ हमने लिखा, उस फटाफट उसने सारी चीजें हटा ली। वो भाजपा का प्लांटेड था कि इसका विरोध किया जाए। क्या कह रहे, धर्म का भगवा झंडा लेके आए कि आप धर्म, यार वहां पर लोग मर गए, उनकी बात थी। वो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवा झंडा लेके नाम नारे लगाते हुए मारपीट करने आए। इनका वही प्लान था कि उनके साथ मारपीट करे, ये करे, ताकि मामला बिगड़ जाए, लोग बिखर जाए। लेकिन उस सभा में 5000 के आसपास लोग थे, और वो लास्ट शाम 5 बजे तक कलेक्ट्री कार्यालय तक डटे रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ नेताओं के बयान जो आपके इस भील प्रदेश की मांग, और आपको पिछले कुछ दिनों में जो राजस्थान बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बयान है। बाबूलाल खराड़ी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने आपकी जो भील प्रदेश की मांग है उसको सियासत करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए काम किया ही जा रहा है, सभी को एक साथ लाभ दिया जा रहा है, तो अलग से प्रदेश बनाने की कहां पर जरूरत है। और उन्होंने जो भील जाति नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जाति के आधार पर जो राज्य बनाने की मांग है ये अनुचित है और ये अलगाववाद को जन्म देगी। सबसे पहले तो उनको ट्राइबल मिनिस्टर कहना ही थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है। वो भाजपा के प्रचारक मंत्री हैं अभी, वो भाजपा के प्रचारक मंत्री, उनके डिपार्टमेंट गिरवी रखा हुआ है, ट्राइबल डिपार्टमेंट गिरवी रखा हुआ है। इनके पास वो तो वही जाने किसके पास रखा हुआ है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट कुछ ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को गिरवी रखा हुआ है। वो भाजपा के प्रचारक मंत्री आदिवासी इलाके के अंदर सिर्फ माहौल बनाओ, ये करो वो करो, घूमो, यही है। सुबह उठ के उनको तैयार करके गाड़ी में बिठाया जाता है, पूरे दिन पार्टी का प्रचार करवाया जाता है, वापस घर पे। मतलब उनको ट्राइबल मिनिस्टर कहना ही मतलब कहे कि ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो ट्राइबल डिपार्टमेंट का भट्टा बिठा दिया गया आज। उन्होंने जो कहा जाति के आधार पर, ठीक है, तो वो मंत्री जी यही कहे कि हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र कैसे बना रहे, वो कह दें कि भाजपा हिंदू राष्ट्र के समर्थन नहीं, क्योंकि वो धर्म के आधार पर नहीं बन सकता है, तो हम बात करेंगे इसके आगे।
इससे ज्यादा मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, राजेंद्र राठौड़ है, राजस्थान बीजेपी के नेता है, सीनियर नेता है, और उन्होंने जब आपने नक्शा जारी किया तो उस पर पलटवार करते हुए आप ही के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने इसे प्रदेश द्रोह एक नया नाम दिया है। देखो, राठौड़ साहब सीनियर लीडर हैं, पिछले 5 साल मैंने रहा और मैंने काफी कुछ सीखने की कोशिश की। मेरी हमेशा प्रवृत्ति रही है कि मैं भले विपक्ष पार्टी का लीडर हूं, उनसे मैं सीखने की कोशिश, मैंने उनके काफी कुछ सीखने की, मतलब कहे कि विधानसभा की परिपाटी, उनकी सारी चीजें मैंने सीखने का प्रयास किया, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन इनको आज किस तरह छोड़ रखा है, एक मैं इनकी बात को, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्होंने मुझे क्या कहा उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछली बार राजस्थान विधानसभा में लड़ने वाले कौन थे? राजेंद्र राठौड़, कटारिया जी, सतीश पूनिया जी और अशोक लाहौटी जी, जहां से टिकट काट के भजनलाल जी सीएम बने। सांगानेर इसके बाद किरोड़ी लाल जी, लड़ने वाले लोगों को सबको घर पे बिठा दिया है। और अशोक लाहौटी जी का परफॉर्मेंस उस समय जो रहा था, राजस्थान सरकार को घेरा जाता था शानदार तरीके से, और यही चीज एज ए विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाने की वजह से आज सत्ता में आई है राजस्थान के अंदर भाजपा। क्या किया? सबको घर पे बिठा दिया गया। तो उनको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलूं ताकि मेरे पार्टी के अंदर एक हमेशा बने, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। और रही बात राजद्रोह या राज्यद्रोह, प्रदेश द्रोह, तो उनको बिल प्रदेश की मुहिम को समझना पड़ेगा। मैं वापस उनको लेके और बाबूलाल जी को लेके कहना चाहूंगा, आप भाजपा के विरोध में काम कर रहे हो दोनों, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी क्या है? जितना छोटा राज्य बनेगा इतना सुशासन होगा, ये भाजपा कहती आई है। इसी के तहत पूर्व टीएडी मंत्री नंदलाल जी मीणा भाजपा के नेता थे, इन्होंने बिल प्रदेश की मांग उठाई थी, तब तो हम कॉलेज में थे, तो वो क्या गलत थे? ठीक है, मदन राठौड़ है, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आपकी इस मांग को सियासी स्टंट वर्ड नाम दिया है और कहा कि सपने देखने का सबको हक है, ये मांग व्यवहारिक नहीं है। देखो, राठौड़ साहब प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की जो इंजन है 3-4 उनको संभालने का, और मतलब कहे कि एक जॉइंट होकर राजस्थान का कुछ करे, लेकिन नहीं हो रहा है, मामला पूरा डगमगा जा रहा है। उन्होंने कहा सियासी स्टैंड, चलो हमारा सियासी स्टैंड हो सकता है। क्या इससे पूर्व दिलीप सिंह जी भूरिया, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय बिल प्रदेश की लोकसभा के अंदर बात उठाई थी। सोमजी भाई डामोर गुजरात से आते थे, शायद वो 7 या 8 बार एमपी रहे, पीएम साहब मोदी जी से लगभग शायद सीनियर हैं, उन्होंने बिल प्रदेश की आवाज उठाई थी। नंदलाल जी मीणा, जब हम कॉलेज में थे उस समय उन्होंने बिल प्रदेश की, तो वो भाजपा के ही लीडर थे, तीनों बड़े लीडर उस समय भाजपा के थे। क्या वो भी सियासत की बात, सिर्फ सियासत चमका रहे थे? ठीक है, मन्नालाल रावत उदयपुर से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने भील प्रदेश की मांग को गुमराह करने वाला आंदोलन बताया है और आरोप लगाया है कि ब्रिटिश और चर्च की विचारधाराओं से ये प्रभावित है और इस मांग के जो समर्थक आदिवासियों की हिंदू पहचान को नकार कर कट्टरता और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के कुछ लीडरों के पास 3-4 शब्द हैं, एक तो धर्म का हो गया, राष्ट्र विरोधी हो गया, राजद्रोह हो गया। ये कुछ शब्द लिमिटेड है, इन शब्दों के अलावा इनका कंटेंट पूरा नहीं होता है। इनको कहेंगे, मन्नालाल जी को कहेंगे आप 5 मिनट पॉलिटिकली या किसी स्पीच दो, तो वो 3 शब्द के अलावा 3 शब्द आएंगे से, मतलब 5 मिनट के 2 मिनट शुद्ध तरीके से नहीं, वो 3 शब्द जरूर आएंगे। ईसाई धर्म, भरम, हिंदू, ये वो, राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह, ये वो, हिंदू राष्ट्र, ये चीजें आई जाएगी। इन्होंने जो कहा कि ये ब्रिटिश हुकूमत, यार ब्रिटिश हुकूमत तो देश में राज किया है, ब्रिटिश के आज, अब तो इंग्लिश बोलना बंद कर दो ना आप लोग, वो भी ब्रिटिश लाए थे ना। हम कह रहे हैं ब्रिटिश 1896 के अंदर अंग्रेजों ने किया, नक्शा जारी किया, जो सच्चाई है इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने इच्छा से जारी नहीं किया, अंग्रेजों से ट्राइबल लड़ा है, इनको खदेड़ा है, इसके बाद उन्होंने लगा कि हाँ ये टेरिटरी इलाका है, तो उनको समझना चाहिए। आज अंग्रेजों की, ईसाइयों की या हिंदू धर्म की बात करके वोट बैंक आप कुछ समय तक बना सकते हो। अब ट्राइबल क्षेत्र का युवा, और ट्राइबल ही नहीं पूरे देश का युवा, भले किसी भी धर्म का हो, हर धर्म एक आस्था है, लेकिन धर्म को धंधा बनाया ठीक नहीं। आज धीरे धीरे सब समझने लगे। आप भाजपा के तमाम नेताओं के
बयानों पर जवाब दे रहे हैं, काफी आक्रामक है। लेकिन एक चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली में भाजपा के नेताओं से आपकी काफी यारी बढ़ रही है। देखो, सत्ता में है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे संसदीय क्षेत्र की डिमांड को सरकार के सामने रखना। मैं पीएम साहब से भी मिला, मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं रेल मंत्री जी से गुजरात मिला, को लेकर कुछ बात हुई? मैं रेल गुजरात को लेकर मेरे क्षेत्र की मेरा एक ही फोकस है। कल उठा के भाजपा के लीडर ये नहीं कहे, मेरे पास पूरा डाटा है कि मैंने 5 साल के अंदर भाजपा के लीडरों को क्या क्या प्रपोजल, मुझे मेरा व्यक्तिगत या मेरी पार्टी को लाभ पहुंचे ऐसा मैंने कहीं प्रपोजल नहीं दिया है। मैंने उस क्षेत्र की आम आवाज जो आजादी के बाद से लगा के उठनी चाहिए थी वो समस्या दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया, ताकि भाजपा का लीडर कल उठा के नहीं कहे कि हमारे पास कोई किसी ने मांग नहीं रखी। हम पूरा लिस्टेड कर रहे हैं, 5 साल बाद बताएंगे कि आपको ये हमने दिया था, आपने क्या किया। आप आदिवासियों की बात करते हो, आदिवासियों की भलाई की बात करते हो, हमने ये सजेशन और ये डिमांड रखी थी, तो क्या हुआ। तो मेरा कर्तव्य है मेरे क्षेत्र की बात को यहाँ दिल्ली तक पहुंचाना। गुजरात में चुनाव लड़ेंगे? गुजरात में लड़ेंगे बिल्कुल चुनाव। किसके खिलाफ लड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हम लोग उस क्षेत्र की जो समस्या है, उस क्षेत्र की जो उस क्षेत्र के ट्राइबल हैं, ट्राइबल के साथ नॉन ट्राइबल जो भी हैं, उनकी डिमांडों को लेके, उनकी जरूरतों को लेके, उनकी आवश्यकताओं को लेके हम चुनाव लड़ेंगे। सैद्धांतिक चुनाव लड़ेंगे, सच्चाई के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और अवश्य गुजरात के अंदर अच्छा परिवर्तन आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी 1 घंटा लंबी चर्चा हुई है, आपने कीमती समय दिया पॉलिटिकल पंचायत पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।